हमारे एजेंडा में ये बात थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम यही तो कहते हैं। इन्होंने तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बजाय ठीक रिवर्स कर दिया। मतलब पूरे पूरे सिस्टम को केवल 2 लोगों के हाथ में आ गया आज। कौन है वो 2 लोग? कहने की जरूरत नहीं है, गुजरात गैंग के मेंबर्स हैं वो। ठीक है, हम पिछले 83 दिन से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लगातार सरकार तो ये कह रही है कि लोगों के हित में कानून है, और लोग ये कह रहे हैं कि काले कानून है। इतने सारे लोगों से हमने बातचीत करी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, जबकि सरकार ने भी सदन में ये बात उठाई कि काला कहाँ से है। तो सर, आपसे सिर्फ कानून के बारे में जानना चाहेंगे कि कानून में ऐसा क्या है कि किसान रोडों पर बैठा हुआ है। कि इस कानून में कॉन्स्टिट्यूशन का सीधे सीधे वायलेशन हुआ है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्लेवरली, इसको क्लेवरली भी कह सकते हैं और इसको सातिराना तरीका भी कह सकते हैं हिंदी में, इन्होंने उसको ट्रेड रूट से घुमाने की कोशिश करी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको हम ट्रेड रूट से जो है वो दिखाएं, और ट्रेड रूट से हम एग्रीकल्चर को जो है सेंट्रल की जो लिस्ट है, सेंट्रल की जो कंकरेंट लिस्ट है, उसमें हम लेके आए। तो जबकि सच्चाई ये है कि ये बेसिकली सीधे सीधे स्टेट राइट्स का, जो स्टेट के राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उनका वायलेशन है। तो ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात ये है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये स्टेट का राइट है तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? ये उसका अधिकार बनता है ना। बिल्कुल कि एक अमेंडमेंट ला के इसको चाहे तो अपने यहाँ लागू करे, चाहे तो छोड़ दे। जी। अगर बात करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह बीजेपी नहीं है, अलग अलग सरकारें हैं, तो आई थिंक उनको ये सारा करना चाहिए। देखिए, सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, आप इसको इसकी गहराई में समझने की कोशिश करिए। जी बताएं। पूरे देश का जो टैक्स कलेक्शन है, चाहे वो पेट्रोल के माध्यम से या और साधनों से या टैक्सेशन के माध्यम से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इकट्ठा होता है। राइट। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस समय जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सरकार जो है इतनी ज़्यादा जो है मनमानी तरीके से काम कर रही है। उनको ये पता है कि जैसे ही हम ये मुद्दा उठाएंगे, हम सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से टक्कर लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से टक्कर लेने का मतलब है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो उनका शेयर है, उनको वो शेयर ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब विपक्ष भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है अपनी जिम्मेदारी से। बिल्कुल हट रहा है, सीधा बिल्कुल हट रहा है। ये तो सच्चाई है। विपक्ष तो एक तरह से दुम दबा के पीछे बैठा हुआ है। विपक्ष की तो हालत खराब है। अगर विपक्ष के अंदर थोड़ा भी दम होता तो वो किसानों के साथ या किसानों के इस मुद्दे को विपक्ष नहीं उठाया होता। बेसिकली ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की थी। जब विपक्ष ने अपना काम नहीं किया तो किसान ने अपनी जमीन छीनने के डर से, जब उनको लगा कि भाई हमारी ज़मीन भी छिन जाएगी, विपक्ष के अंदर कोई ताकत नहीं रह गई है, मजबूरी में किसानों को और हमारे जैसे लोगों को यहाँ आके बैठना पड़ा है। ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए हैं, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की कोई औकात नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में जो है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर था, ये पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को ही एक तरह से उसको कहते हैं हड़पने की कोशिश की गई है। हड़प लिया गया है, क्योंकि लोकसभा में तो पहले से ही मेजोरिटी थी, अब इनकी राज्यसभा में मेजोरिटी हो गई है। तो इन्होंने सीधे सीधे मनमाने ढंग से इसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। और क्योंकि किसान जो है नंबर की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से 75% लोग किसान हैं या किसानी से, खेती किसानी और गांव से जुड़े हैं, तो मजबूरी में उनको आके यहाँ बैठना पड़ा है। ऐसी स्थिति आ गई है देश के सामने। जी। तो आपने बोला कि तीनों कानून के बारे में बताना है ना। हाँ। तो आपने पढ़ा होगा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी आया हुआ है। जी। 1955 में जो भंडारण की सीमा को बंद किया गया था कि कोई भी असीमित भंडारण नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी 2021 में इसको हटा दिया गया कि असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। तो इसके लिए देश की जनता सबसे ज़्यादा परेशान होगी। किसान है वो अपना खाने के लिए रख लेगा 1 साल। बिल्कुल बिल्कुल, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। इससे बारे में क्या कहना? हाँ, मैं बताता हूँ इससे क्या होगा कि चंद लोग, 2, 3, 4 लोग जो है, वो सारे के सारे जो ग्रेन बैंक बना रखे हैं इन्होंने, बहुत बड़े बड़े साइलोज बनाए हुए हैं इन्होंने। तो ये क्या करेंगे, उन साइलोज में लाखों टन जो है भंडारण कर लेंगे, क्योंकि उसकी जो सीमा थी, लिमिट थी, वो हटा दी गई है।
होना ये चाहिए था, अगर आप मुझसे पूछें इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये ना होना चाहिए था कि वो जो लिमिट थी वो लिमिट को बांधते हुए हर जिला वाइज या ब्लॉक वाइज या तहसील वाइज हमें ऐसे ग्रेन बैंक सरकार को खुलवाने चाहिए थे, किसानों के माध्यम से, किसानों की कोऑपरेटिव के माध्यम से या एफपीओस के माध्यम से। ये ना करके उन्होंने चंद घरानों को अनलिमिटेड स्टॉक की जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये भंडारण का काम जो है ठेका पहले ही दिया जा चुका था। आपको पता है कि एफसीआई ने तो अपना सारा का सारा भंडारण का ठेका पहले से ही अडानी जी को दे रखा है। तो ये जब अडानी जी ने देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ा खेल मतलब समझ में आ गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कब्जा करने के लिए, इस पूरे के पूरे मार्केट को करने के लिए उन्होंने ये कानून जो है बेसिकली सरकार के द्वारा जो है लागू करवाया गया है। आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ये मोदी सरकार पूरी तरह पोलराइज्ड है? बिल्कुल पोलराइज है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि एक ऐसे समय में कानून लाया गया जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैंने खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भाई ये समय आ गया है कि एक राष्ट्रीय सरकार बनाइए आप। राष्ट्रीय सरकार बनाने से विपक्ष के लोग भी आपके साथ रहेंगे, देश को इस विषम परिस्थिति से निकाला जा सकता है। और जो आपका टारगेट है $5 ट्रिलियन का जो मार्केट साइज जो इकोनॉमी को लेके जाना है वो भी पूरा होगा और कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या जवाब आया सर? कोई जवाब नहीं आया। 500 संगठनों ने अलग अलग जगहों से मेरे जो पत्र था उसका रिकमेंडेशन भेजा कि संभवतः है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड करना तो बहुत दूर की बात है, एक्नॉलेजमेंट करना भी उचित नहीं समझा। प्रधानमंत्री डायरेक्ट ट्विटर पे मिलते हैं, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। वो ट्विटर पे नाम के लिए मिलते हैं, वो ट्विटर पे उसको मिलते हैं जिनकी उनको जरूरत है। जिनको प्रधानमंत्री की जरूरत है उनको नहीं मिलते हैं, जनता को नहीं मिलते हैं, हम जैसे लोगों को प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी प्रधानमंत्री जी को, कई बार चिट्ठी लिख के, विभिन्न माध्यमों से फ़ोन भी किए उनके ऑफिस में, लेकिन एक्सेस तो दूर है। आज प्राइम मिनिस्टर जो है इनएक्सेसिबल हो चुके हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो लोगों को फ़ोन कर करके बोलते थे, बुलाते थे। मेरे पास खुद प्रधानमंत्री जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इनकी चिट्ठी है जिसमें इन्होंने मेरे को बधाई देते हुए हमारे काम की सराहना की है। लेकिन जब हमने अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको कुछ सुझाव देना, विचार देने की बात कही, एक हमने एजेंडा बना के दिया बाकायदा, एजेंडा फॉर द नेशन, एजेंडा फॉर द नेशन, ब्लूप्रिंट फॉर न्यू इंडिया, नए भारत के निर्माण का नक्शा, मेरे सपनों का भारत, हमारे सपनों का भारत, नौजवानों के सपने का भारत, किसानों के सपने का भारत, ये भारत नया बनाने का हमने एजेंडा इनको दिया 2013 में, जिसको इन्होंने लागू करने के लिए प्रॉमिस किया था। लेकिन प्रॉमिस करना तो दूर, इनके मंत्रियों को हमने हैंडओवर किया, प्रधानमंत्री को भेजा, सबको कॉपी भेजी। उस एजेंडे के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। ये केवल अडानी, अंबानी, केवल अब इनके पास केवल ये दो, हम दो और हमारे दो। क्या आपने कभी उनसे मिलने की कोशिश की सर? मैंने बहुत बार प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे लिख के अपॉइंटमेंट मांगे। मैंने सोचा कि शायद प्रधानमंत्री को मैं अपनी बात कह पाऊँ कि भाई जो बात आपने 2013 में कही थी कि हम ये नए भारत का निर्माण करेंगे, एजेंडा लागू करेंगे, उन्होंने लागू करना। क्या थी? कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ बिल्कुल, एजेंडा मैं बता तो रहा हूँ। एजेंडा में बहुत सारे पॉइंट जो थे वो इन्होंने ये बोलते थे, हमारे एजेंडा में ये बात थी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हम यही तो कहते हैं। इन्होंने तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बजाय ठीक रिवर्स कर दिया। मतलब पूरे सिस्टम को केवल 2 लोगों के हाथ में आ गया आज। कौन है वो 2 लोग? कहने की जरूरत नहीं है, गुजरात गैंग के मेंबर्स हैं वो।